जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पिछले हफ्ते लास्ट वीक आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात रहे और जिस तरह अवाम ने अपनी फौज अपने मुल्क का साथ दिया, जिस तरह लोगों ने पिछली सारी बातें भुलाकर जिस तरह आर्मी को सपोर्ट किया, वो एक काबिल तारीफ है। आपको याद होगा 1965 की जंग में भी किस तरह पाकिस्तानी अवाम जोश और जज्बे के साथ लड़ी, किस तरह वो बॉर्डर पे पहुंचे, किस तरह उन्होंने अपने फौजियों की हौसला अफजाई की, किस तरह उन्होंने अपने सिपाहियों का साथ दिया। आज भी इस पे हम रश करते हैं और हमें फख्र होता है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपनी फौज के शाना बशाना साथ खड़ी रही है। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान पे हमला किया, जिस तरह पाकिस्तान पे अटैक किया, एलओसी वादी नीलम में आपने देखा कि किस तरह भारत ने अपनी जारहियत जारी रखी। तोपखाने से मुसलसल उन्होंने सिविल आबादी को अपना निशाना बनाते रहे। किस तरह मसाजिद पे उन्होंने गोलाबारियां की, किस तरह उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों, औरतों और मर्दों को शहीद किया। तो ये एक इंतहाई गैर इंसानी सलूक था जो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ किया, लेकिन फौज पाकिस्तान ने भी उनको भरपूर जवाब दिया, यहां तक कि उन्हें अपनी चौकियां छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। इन सारी वजूहात की बिना पर मोदी क्यों सीज फायर के लिए भागा, इसके बारे में हम आपको चंद वजूहात बताएंगे कि मोदी ने अगर सीज फायर किया है या इसके लिए उसने इल्तिजाएं या अमेरिका के जाके पांव पकड़े हैं, तो इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी मैसेज मिल चुका था कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी को जो है वो इस्तेमाल करने लगा है, इसकी बिना पर ये सीज फायर करवाई गई। अब आप देखें हालात जंग में आपने पाकिस्तानी अवाम को देखा होगा कि वो किस तरह भंगड़े डाल रहे हैं, किस तरह खुशियां मना रहे हैं, किस तरह वो एक दूसरे के साथ जोश और जज्बे के साथ किस तरह वो बातें कर रहे हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होंगी। वेयर एज आप इंडिया की तरफ देख लें कि अवाम किस तरह अपने लीडर्स के खिलाफ नफरत का इजहार कर रही थी, अवाम किस तरह अपने फौजियों के साथ नफरत का इजहार कर रही थी। वो चाहते ही नहीं थे कि ये चीजें हों, लेकिन वहां पे कुछ सियासतदान थे जिन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये ऐसा घिनौना काम किया। फॉरेन मिनिस्टर अफेयर जयशंकर को लोग लान तान कर रहे थे, उसको कह रहे थे कि पूरी दुनिया के आगे तुमने हमें जलील करवा दिया है, पूरी दुनिया पे थू थू कर रही है। किस तरह लोग हमारे हारने की वजह से किस तरह हमारी शिकस्त हो रही है, किस तरह दुनिया हमें जलील कर रही है, लोग किस तरह उन्हें लान तान कर रहे थे। और लोगों का ये भी ट्वीट था कि पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इंडिया की हिमायत कर रहा है। हर कोई इंडिया पे लानते भेज रहा है, हर कोई इंडिया के खिलाफ है कि ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंडिया की फौज ने काम किया है, इंडिया की अवाम इस चीज से सख्त तरीन ना सिर्फ अपनी फौज के बल्कि अपनी हुकूमत के भी खिलाफ थी। भारत की नींदें हराम करने वाले ये हमारे हीरोज हैं, जिन लोगों ने सारी प्लानिंग करते हुए किस तरह अपनी फौज को, अपनी एयरफोर्स को उन्होंने अलर्ट रखा, किस तरह उन्हें गाइड किया। ये वो हीरोज हैं जिनको रहती दुनिया तक लोग सल्यूट करेंगे और इनको याद रखेंगे। इन हीरोज के फेस सामने रखिएगा, जहां पे भी ये लोग मिले ये यकीनन एक हक के, एक सल्यूट के हकदार हैं। ये हमारे हीरोज हैं। पाकिस्तान में नूर हाँ एयर बेस पर जब इंडिया ने अटैक किया तो यकीनन तो हम न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाने ही वाले थे कि भारत ने क्या किया, तो एकदम भारत अमेरिका की तरफ भागा, जिसमें सऊदीया भी बीच में आ गया और टर्की भी बीच में आ गया। और इन लोगों ने मिलकर ये सारा सीज फायर करवाया, क्योंकि वो जानते थे अगर इन दोनों हितों के दरमियान एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक वार स्टार्ट हो जाती है तो इन हितों को भी बड़ा सख्त और शदीद नुकसान होना था। और ये इस चीज के अजायम, ये चीज के नताइज पूरी दुनिया को बियर करना पड़ने थे, तो ये पूरी दुनिया को इस चीज का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता था। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी जंग होती है सबसे पहले एयरफोर्स से स्टार्ट होती है। एयरफोर्स एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जहाज जो होते हैं इधर के जहाज उधर और उधर के जहाज इधर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के 5 जहाज गिरा दिए, दोनों मुल्कों की तरफ से मिसाइल फेंके गए। फिर इंडिया ने क्या किया, उन्होंने अपने ड्रोन भेजना शुरू कर दिए। हमारी फौज ने अपनी प्लानिंग से, अपनी हिकमत अमली से उनके तमाम ड्रोन्स को न सिर्फ तबाह किया बल्कि उनको निस्तो नबूद भी किया। जानते हैं उन्होंने अपने ड्रोन क्यों भेजे, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ क्यों ना भेजे? उसकी काज ये है
کہ انڈیا बेहतर तौर पे जानता है कि पाकिस्तान एयर फोर्स दुनिया की नंबर 1 एयर फोर्स है और उनके जो चीफ है उसने ऑलरेडी कह दिया था कि हम इनकी एयर फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमारे पायलट्स में, हमारे जहाज़ों में इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, हमारे पायलट इतनी महारत नहीं रखते कि वो पाकिस्तान में जाएंगे और उनके इलाकों को तबाह करके आए, लिहाजा हमने अपने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में नहीं भेजने। दैट्स वाई उन्होंने अपने ड्रोन भेजे। अच्छा, इसकी एक और दूसरी भी वजूहात थी, अपनी एक टेक्नोलॉजी पर बड़ा मानता। वो टेक्नोलॉजी क्या थी? S-400 मिसाइल सिस्टम। इंडिया जानता था कि हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, इसकी बड़ी जबरदस्त पार्ट्स हैं, हम इसकी बदौलत किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में, किसी भी हिस्से में हम तबाही कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या किया? पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट जाते हैं, उनका S-400 सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। जबकि इंडिया को ये मान था कि हमारा ये S-400 सिस्टम एट अ टाइम, एट वंस 38 से 40 मिसाइल को किसी भी टाइम खत्म कर सकता है, किसी भी टाइम डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन उनको इल्म ही नहीं था कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने उनका S-400 सिस्टम मट्टी में मिला दिया, उनको खाक कर दिया। यहाँ पे इंडिया की आके कमर टूटती है, यहाँ पे इंडिया का सारा गुरूर खाक में मिलता है, यहाँ पे वो मुंह के बल एकदम नीचे गिरता है। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी बर्तरी साबित कर चुका था, उनका पहले ही एक एयरक्राफ्ट हम पहले ही गिरा चुके थे, उसके बाद हमने S-400 सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इंडिया को पता था ऑलरेडी हमारे एयरक्राफ्ट नीचे गिर चुके हैं, इन्होंने S-400 सिस्टम तबाह कर चुका है। अब अमेरिका को भी पता चल चुका था कि इंडिया की कहानी खत्म हो चुकी है, इनके पास लड़ने के लिए मजीद अब ताकत नहीं है, क्योंकि इनको जिस सिस्टम पे नाज था वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुके थे। अब इनके पास आखिरी ऑप्शन नेवी थी। अब इनको पता था कि हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो अमेरिका की तरफ इस वजह से भागे कि हमारी किसी भी तरह सीज फायर करवाई जाए। जबकि मुख्तलिफ चैनल्स पर इंडिया के जो दूसरे सियासतदान थे, इंडिया के चैनल से न्यूज एंकर थे, वो ये अफवाह उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान सीज फायर की तरफ आया है। जबकि आप देखें, हमला इंडिया करता है, अटैक इंडिया करता है। इंडिया मुंह के बल जब नीचे गिरता है तो सीज फायर की तरफ अमेरिका में वो भागा है। पाकिस्तान हरगिज सीज फायर की तरफ नहीं गया, पाकिस्तान ने हरगिज घुटने नहीं टेके, बल्कि इन्होंने दुश्मन की ताकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और इंडिया इस चीज को बर्दाश्त ना कर सका और वो सीज फायर की तरफ खुद भागा। आप एक ट्वीट में जाएं, नैकसैक जेफ, उसका एक ट्वीट है जिसको इंडिया में बेपनाह सराहा गया और बेपनाह लोगों ने पढ़ा और पूरी दुनिया जानती है कि नैकसैक जेफ ने जो ट्वीट किया है उसकी 3-4 क्लासेस हैं मेन, जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। नंबर 1 लिखता है कि इंडियन एयर चीफ ने पहले ही बता दिया था कि हम पाकिस्तानी एयर फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे ताकत में, महारत में, कैपेबिलिटी में हमसे 100 गुना ज्यादा है, लिहाजा हम इनको किसी सूरत फेस नहीं कर सकेंगे, लिहाजा इनके ऊपर हमला ना किया जाए। और इसका नतीजा आपके सामने है कि उनका जहाज पाकिस्तान में दाखिल ही नहीं हुआ, बल्कि इंडिया की सरहदों के अंदर ही था कि उसको तबाह कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि इंडियन एयरक्राफ्ट राफेल, उसको इंडिया की सरहद से निकलने ही नहीं दिया गया और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने उनको तबाह कर दिया। तो ये उनकी शिकस्त की सबसे बड़ी शुरुआत थी। नंबर 2, नैकसैक जेफ लिखता है कि उनके पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमारी बेपनाह बेइज्जती हो गई, हम मुंह दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ड्रोन पाकिस्तान भेजे, जिनको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मुसलसल लगातार उनको तबाह करते गए। उसके बाद इंडियन पॉलिटिशियन ने अपने ड्रोन भेजे जो कि पाकिस्तान पर हमला करने आए, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों ने कमाल महारत के साथ उनको लगातार तबाह किया, मुंह की खानी पड़ी और इंडिया के लिए एक नया सबक है। और आपने जो जो प्लान बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ, यकीनन आपको उसमें बुरी तरह शिकस्त हुई। उसके बाद फिर वो लिखता है, बस ये इंडिया समझता था कि मैं ताकत के लिहाज से पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा हूं, पाकिस्तान कुछ भी नहीं, मैं इसे चुटकियों में मसल सकता हूं, लेकिन उसको इस चीज में बुरी तरह शिकस्त हुई। इसके बाद नैकसैक जेफ फिर लिखता है कि इंडियन आर्मी एज वेल एज इंडियन अवाम जंग लड़ना नहीं चाहती थी,
یہ ان کی پولیٹیکل قیادت تھی جو ان کو زبردستی جنگ میں دھکیل رہی تھی. کاز آگے الیکشن تھے اور الیکشن ون کرنے کے لیے وہ ان کو زبردستی جنگ میں دھکیلنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے نہ صرف انڈین آرمی کی پوری دنیا میں انسلٹ ہوئی بلکہ انڈین عوام اور انڈیا کی بھی پوری دنیا میں انسلٹ ہوئی. آج انڈیا کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہ ہے. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ پاکستان میں جنہوں نے ڈرون بھیجے جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے شہید ہوئے، ان کے جنازے پڑے، اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستانی عوام کہہ رہی ہے کہ ہم ڈرے نہیں ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم تیار ہیں، بس ہمارے جواب کا انتظار کرو. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ بھارت کو چاہیے کہ بات چیت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرے. آپ کو یاد ہوگا 1945 ناگاساکی، ہیروشیما، جس طرح جاپان میں ایٹم بم گرائے گئے، تو اس کا مصنف ہے مائکٹو اچی مارو، جس نے کتاب میں لکھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مہلک ہتھیار، اتنے مہلک ویپن، اتنے ٹیریبل ویپن کبھی بھی یوز نہیں کرنے چاہیے جس سے انسانیت کا اتنا برا حال ہو. جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں مذاکرات کے ساتھ اپنے معاملات کو سلجھا لینا چاہیے. اس کے بعد آپ نے ایک ٹویٹ دیکھے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کے بعد انڈیا میں صفحہ ماتم ہے. لوگ ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں، وہاں پہ صحافی جو ہے دیواروں میں ٹکرے لگا رہے ہیں، وہاں پہ سیاستدانوں کی ماں مر چکی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ ٹویٹ کیا ہے. اس کی 2-3 کلاسز ہیں، میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹ میں کیا لکھتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ لکھتا ہے کہ انڈیا نے آرٹیکل 370 کے ساتھ کشمیر کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ سلوک کیا ہے، یا کشمیر میں جو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، انڈیا کا خیال تھا کہ دوبارہ اس پہ ڈسکس نہیں ہوگا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں واضح کر دیا ہے کہ وہ کشمیر کے ایشو پر دوبارہ بات کرے گا. وہ سندھ طاس جو معاہدہ انہوں نے کینسل کیا ہے اس کے اوپر دوبارہ بات ہوگی. میں دونوں ملکوں کو بٹھا کے اس کے اوپر اس کا ایشو جو ہے وہ ریزالو کرواؤں گا. اس چیز کے اوپر انڈیا میں صفحہ ماتم ہے اور وہ لوگ آپس میں چیخو پکار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہ صرف جنگ میں ہمیں شکست ہوئی، نہ صرف ہماری فوج کو ناک کے بل، منہ کے بل گرنا پڑا، بلکہ ہمیں اس چیز میں بھی بری طرح شکست ہوئی. ان ساری وجوہات کی بنا پر اب انڈین عوام ان پہ لان تان کر رہی ہے، اپنے سیاستدانوں کو کوس رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی جو لوگ ان کی غلط عزائم کی وجہ سے، انڈیا کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے کئی بچے، کئی عورتیں، کئی مرد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو جیسا کہ اپنے ملک شام اور فلسطین کے ساتھ، عوام کے ساتھ آپ نے دیکھے کہ کس طرح کا سلوک ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے، ہماری فورسز کو ہمیشہ قائم رکھے، جنہوں نے راتوں کو جا کے اپنی عوام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہمارے لیے سکون اور آرام کا باعث بنے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے پہلے پاکستان زندہ باد.